नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, राजस्थान के राजवंशों की चर्चा हमने आपके पिछली क्लास में प्रारंभ की थी कि हम आपके राजस्थान के राजवंशों की चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, आ जाइए आप लोग सभी, लाइव आ जाइए। तो देखिए, राजस्थान के राजवंशों की क्लास को आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो उसमें हम जो आपको पहला वंश जो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं वो आपके कौन सा है? गोहिल वंश है। कौन सा वंश आपकी चर्चा करेंगे हम? गोहिल वंश की। इस गोहिल वंश में भी हम आपके इसकी दो शाखाओं का अध्ययन करेंगे। एक इनकी रावल शाखा का अध्ययन करेंगे और एक अध्ययन करेंगे राणा शाखा। या सिसोदिया वंश का अध्ययन करेंगे। सिसोदिया वंश का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम आपकी किसकी, यानी कि इनकी स्थापना से लेकर के, देखिए इनकी स्थापना, गोहिल वंश की स्थापना से लेकर के हम कहां तक की कि 1818 ईस्वी में जब महाराणा भीम सिंह के द्वारा संधि की गई, किनसे? ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की गई, वहां तक हम आपके इनकी क्लास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम शुरुआत करें आपके किसकी? गोहिल वंश की। देखिएगा, प्रारंभिक जानकारी हम देखें गोहिल वंश की, तो आपको यह जानना होगा कि जो गोहिल वंश है राजस्थान के प्राचीनतम राजवंशों में से एक है। राजस्थान के प्राचीनतम राजवंशों की हम बात करें कि ऐसा राजवंश है जो कि आपके कहां तक चला है? टिल आपके 1948 तक, आपके जब तक राजस्थान का एकीकरण नहीं हो गया तब तक निरंतर आपके कौन सा वंश रहा है? गोहिल वंश आपके यहां शासन करता रहा है। ठीक है, हालांकि उतार चढ़ाव आपके प्रत्येक साम्राज्य में आते हैं, उतार चढ़ाव प्रत्येक साम्राज्य में आते हैं, इसलिए आपके उनकी हमको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, अब गोहिल वंश के बारे में एक सामान्य जानकारी की हम बात करें तो देखिए, वीर विनोद नाम की पुस्तक हुई। वीर विनोद के लेखक हुए श्यामल दास। सबसे पहली बात आपके मैं यहां पर कर रहा हूं, कौन हुए हैं? श्यामल दास। श्यामल दास के द्वारा आपके कौन सी पुस्तक की रचना की गई है? वीर विनोद की। कौन सी पुस्तक की रचना की गई? कि वीर विनोद नामक पुस्तक की रचना श्यामल दास के द्वारा की गई है। और इस वीर विनोद पुस्तक में श्यामल दास के द्वारा राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख किया है किसमें? वीर विनोद में। छत्तीस शाखाओं का उल्लेख है। कौन सी पुस्तक में उल्लेख किया है 36 शाखाओं का? कि ये उल्लेख किया है आपके वीर विनोद नामक पुस्तक में। किसने किया है? कविराज श्यामल दास के द्वारा आपके किया गया है। हम एक पर्सनैलिटी के तौर पर आपके कविराज श्यामल दास की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन 36 शाखाओं में से एक आपके कौन हैं? गोहिल हैं। इन 36 शाखाओं में से एक कौन है? गोहिल। और इन गोहिलों की आपके कितनी शाखाएं? 24 शाखाएं। 24 शाखाओं का उल्लेख। देखिए, गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख आपके करते हैं मोहणोत नैणसी और कर्नल जेम्स टॉड। मोहणोत नैणसी और कर्नल जेम्स टॉड कि हमने आपके देखिए श्यामल दास जी का उल्लेख किया जिन्होंने पुस्तक लिखी वीर विनोद। उसमें आपके राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख किया कि इन्होंने श्यामल दास जी ने। अब इन 36 में से एक आपके कौन है? कि गोहिल हैं। एक कौन है? गोहिल हैं। अब इन गोहिलों की भी 24 शाखाओं का उल्लेख किया है कि गोहिलों में भी आपके कौन सी कितनी रही हैं? 24 शाखाएं रही हैं। इसका उल्लेख आपके किन्होंने किया है? एक तो किया है कर्नल टॉड ने। किन्होंने किया है? कर्नल टॉड ने।
और एक आपके उल्लेख करते हैं मोहड़ोत नैणसी, मोहड़ोत नैणसी। ठीक है, कर्नल टॉड और मोहड़ोत नैणसी गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख करते हैं। अगर इन शाखाओं में देखा जाए तो आप ये देखेंगे कि भाई कौन कौन सी शाखाएं अधिक महत्वपूर्ण रही हैं, क्योंकि 24 का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपके इन शाखाओं में से भी आप देखें कि कौन कौन सी शाखाएं हमारे लिए विशिष्ट रही हैं। तो उनमें आपके देखिए, एक तो कहाँ के हैं कि भाई मेवाड़ के गोहिल हैं। कहाँ के गोहिल हैं? मेवाड़ के गोहिल हैं। कभी कभी इनसे ही प्रश्न आ जाता है। एक आपके कहाँ के बागड़ के गोहिल हैं, बागड़ के गोहिल। मेवाड़ के गोहिल जो आपके सबसे महत्वपूर्ण शाखा है गोहिलों की, कौन सी शाखा है? मेवाड़ के गोहिलों की आपकी शाखा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और एक आपकी किसकी मानी जाती है कि भाई बागड़ के गोहिलों की शाखा आपकी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। किनकी? बागड़ के गोहिलों की आपकी शाखा महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अतिरिक्त आपके देखिए चाटसू, चाटसू आपके कुछ नहीं है, ये चाकसू ही चाटसू है, चाकसू ही चाटसू है। देखिए बात क्या कर रहे हैं हम, बागड़ के गोहिल, एक हम बात क्या कर रहे हैं चाटसू, चाटसू कहें या चाकसू कहें एक ही बात है। चाटसू के गोहिल, एक हैं काठियावाड़ के गोहिल, काठियावाड़ के गोहिल। एक हम बात कहें कल्याणपुर के गोहिल, कल्याणपुर के गोहिल। और हम बात करें तो मारवाड़ के गोहिलों का भी नाम आता है, मारवाड़ के गोहिल। तो कुछ आपके ये शाखाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण रही हैं। इन 24 शाखाओं में से इन शाखाओं के नाम आते हैं। हमको आपकी किससे मतलब है? मेवाड़ के गोहिलों से आपके यहाँ पर मतलब है। ठीक है ना। इनको आपके जो गोहिल वंश हैं इनको क्या माना गया है? सूर्यवंशी क्षत्रिय के रूप में आपके माना गया है। क्या है ये? सूर्यवंशी क्षत्रिय, सूर्यवंशी क्षत्रिय। और सूर्यवंशी क्षत्रिय के रूप में मैंने बताया था कि किसने बताया है इनको क्षत्रिय? बताया है आपके गौरी शंकर ओझा के द्वारा। गौरी शंकर ओझा ने आपके गोहिलों को क्या माना है? सूर्यवंशी क्षत्रिय के रूप में माना है। और हमने बताया था आपको कि सूर्यवंशी क्षत्रिय तो हुए ही हैं, साथ में आपके हमने बताया कि गोपीनाथ शर्मा इनको ब्राह्मण मानते हैं। गोपीनाथ शर्मा क्या मानते हैं? ब्राह्मण। लेकिन एक मत जो आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण है वो किसका है? अबुल फजल का, जो गोहिलों के संदर्भ में है, अबुल फजल का। अबुल फजल आपके क्या बताते हैं कि ईरान के नौशेर खां आदिल का वंशज, नौशेर खां आदिल के वंशज गोहिल थे। किसने बताया है ये? अबुल फजल के द्वारा आपके ये बात बताई गई है कि भाई कि ईरान के नौशेर खां आदिल के वंशज थे। हमने आपके तरह तरह के मत आपके राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के बताए थे। उनमें आपके हमने बताया कि भाई कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत गोपीनाथ शर्मा ने दिया था, साथ में विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत कर्नल टॉड के द्वारा दिया गया था। और हमने एक और चीज़ अब यहाँ पर ऐड की है इसमें अबुल फजल की, कि अबुल फजल गोहिलों को ईरान के नौशेर खां आदिल का वंशज बताते हैं। ईरान के नौशेर खां आदिल का वंशज आपके किन को बताते हैं? गोहिलों को बताते हैं। अब आपके इन मेवाड़ के गोहिल, हमने बताया कि भाई कि मेवाड़ के गोहिल ही आपके महत्वपूर्ण शाखा के रूप में हम ले रहे हैं। तो मेवाड़ के गोहिलों को हम बात करें कि ये गोहिल आपके कैसे कैसे यहाँ आए हैं। देखिए यहां पर हमने आपके प्रश्न के रूप में देखो क्या याद रखना है आपको। वीर विनोद में श्यामल दास ने राजपूतों की कितनी शाखाओं का उल्लेख कर दिया? 36। गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किसने किया है? कि कर्नल टॉड ने और मोहड़ोत नैणसी ने।
अबुल फजल ने आपके ईरान के नौशेर खां आदिल का वंशज किनको बता दिया है? गोहिलों को बता दिया है। बस ये 4-5 प्रश्न याद रखने और कुछ नहीं पूछा जाता। अब हम बात करें मेवाड़ के गोहिलों की। किसकी बात करें हम? मेवाड़ के गोहिलों की, कि मेवाड़ के गोहिल। मेवाड़ के गोहिल। अब सबसे पहला जो प्रश्न हमारे दिमाग में बनता है वो आपकी क्या बनता है कि भाई कि ये गोहिल कहां पर राज्य करते थे? ऐसा कौन सा क्षेत्र है आपके जहां पर ये गोहिल आपके राज्य करते थे? अर्थात सबसे पहले इनका क्षेत्र कौन सा रहा है? इनका क्षेत्र यानी कि मेवाड़ के गोहिलों का क्षेत्र आपके कौन सा रहा है वो आपके महत्वपूर्ण है। तो उसमें नाम आते हैं चित्तौड़गढ़ का, उदयपुर का, राजसमंद का, प्रतापगढ़ का, शाहपुरा का, भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है। तो देखिए किसका नाम आ गया? चित्तौड़ का नाम आ गया, उदयपुर का नाम आ गया, प्रतापगढ़ का नाम आ गया, राजसमंद का जो क्षेत्र है वो तो आपके महत्वपूर्ण क्षेत्र है इनके लिए। और एक भीलवाड़ा का क्षेत्र है, और भीलवाड़ा क्षेत्र में भी आपके कौन सा? शाहपुरा का जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण है। ये आपके क्षेत्र किसके लिए महत्वपूर्ण है? मेवाड़ के गोहिल, यानी कि मेवाड़ के गोहिलों का आपके क्षेत्र कहां कहां पर है? चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है वो किसके लिए है आपके महत्वपूर्ण? वो आपके मेवाड़ के गोहिलों के लिए महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न आपके क्या बनता है कि भाई मेवाड़ के नाम से जो, क्योंकि आपके देखिए एक बात याद रखना कि हम आपके हमेशा राजस्थान का भौगोलिक विभाजन पढ़ते हैं, राजस्थान का भौगोलिक विभाजन पढ़ते हैं, लेकिन एक बार मेंस में राजस्थान के सांस्कृतिक विभाजन को पूछ लिया गया है। और सांस्कृतिक विभाजन की हम बात करेंगे ना तो वही नाम आ जाएगा, मेवाड़ हुआ, मारवाड़ हुआ, ढूंढान हुआ, बागड़ हुआ, हाड़ौती हुआ, ठीक है, शेखावाटी का क्षेत्र हुआ। ये सब आपके किसके? सांस्कृतिक विभाजन के रूप में यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। किसके रूप में शामिल हो जाते हैं? सांस्कृतिक विभाजन के रूप में। अब देखिए इसी मेवाड़ क्षेत्र की जिसकी हमने आपकी चर्चा की है, इस क्षेत्र का आपके प्राचीन नाम क्या था? इस क्षेत्र का प्राचीन नाम, जिसको हमने आपके क्या नाम दिया है? मेवाड़ नाम दिया है। इस मेवाड़ क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या रहा है? तो प्राचीन नाम के संदर्भ में हम आपके देखिए नाम पढ़ते हैं। एक शिवी जनपद, इसकी राजधानी रही है माध्यमिका। राजधानी आपकी कौन सी रही है? माध्यमिका। इसको बोलते हैं नगरी। और कहां पर रही है ये? चित्तौड़ में। सिकंदर के आक्रमण से बचने के लिए उत्तर पश्चिमी आपके सीमांत क्षेत्र से कुछ आपके जनपद भाग करके राजस्थान की ओर आते हैं। उनमें आपके एक नाम कौन सा है? शिवी जनपद का है, ठीक है ना। और इसने चित्तौड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित कर लिया। दूसरा नाम हम देखते हैं वो आपके इसको बोलते हैं मेदपाट या प्रागवाट के नाम से भी जानते हैं। मेदपाट या प्रागवाट के नाम से भी किसे जानते हैं? इस आपके मेवाड़ क्षेत्र को जानते हैं। किस नाम से? मेदपाट या प्रागवाट के नाम से इसे जाना जाता है। तो प्राचीन नाम अगर देखा जाए, मेदपाट आ जाए, प्रागवाट आ जाए, शिवी आ जाए, वो सभी प्राचीन नाम किसके हो जाएंगे? मेवाड़ के आपके प्राचीन नाम हो जाएंगे, ठीक है। अब इस मेवाड़ की राजधानी का क्रम क्या रहा है? मेवाड़ में जो शासक आए उन्होंने आपके कौन कौन सी राजधानियां यहां पर बनाई, ठीक है। कब आपके इसकी स्थापना की इन्होंने? कौन इनके कुलदेवता के रूप में रहे हैं? कौन इनकी कुलदेवी के रूप में रही हैं? इनका राजचिन्ह कैसा था? ये आपके क्या है? कुछ जनरल प्रश्न हैं। कुछ कैसे हैं? जनरल प्रश्न हैं। तो यहां पर हम बात करें कि संस्थापक, आगे डिटेल से हम चर्चा करेंगे संस्थापक की। संस्थापक कौन हुए हैं? गोहिल।
या गोहिलादित्य के नाम से जिन्हें जानते हैं, गोहिलादित्य या गोहादित्य के नाम से जिन्हें जानते हैं, कौन? गोहादित्य या गोह के नाम से जिन्हें जानते हैं, एक ही व्यक्ति के नाम हैं। इनके द्वारा स्थापना कर दी गई, किसकी? इस गोहिल वंश की स्थापना की गई है। किस वंश की स्थापना कर दी गई है? गोहिल वंश की। और कब की गई है? तो गौरी शंकर ओझा आपके बताते हैं कि लगभग 566 ईस्वी में आपके इन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी? 566 ईस्वी में। अगर ये तिथि पूछी जाए, क्योंकि आपके इनकी तिथियां बड़ी प्रारंभिक जो तिथियां हैं बड़ी विवादित हैं, इसलिए हम आपके व्यक्ति विशेष का नाम लेते हुए आपको तिथि बताएंगे कि भाई कौन कह रहा है। तो इसको हम आपके किसके अनुसार बता रहे हैं? GH ओझा के अनुसार, GH ओझा के अनुसार। गौरी शंकर ओझा आपके इनकी क्या तिथि बताते हैं कि 566 ईस्वी में गोहिल, गोहादित्य, गोह या गोहिलादित्य नाम के व्यक्ति के द्वारा गोहिल वंश की स्थापना कर दी गई। अब इनकी राजधानियों का क्रम अगर देख लिया जाए कि भाई इनकी राजधानी मेवाड़ की राजधानी, कि इनकी राजधानी कैसे कैसे रही हैं, तो राजधानी में देखिए इनकी आरंभिक राजधानी कौन सी रही है? नागदा। नागदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। नागदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। फिर अल्लट लेकर के जाएंगे कहाँ पर? आहड़। आहड़ भी कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। फिर आपके जैत्र सिंह कहाँ स्थापित कर देंगे? कि चित्तौड़ में। जैत्र सिंह कहाँ स्थापित कर देंगे? चित्तौड़ में स्थापित कर देंगे। चित्तौड़ से महाराणा प्रताप आपके कहाँ ले जाएंगे? कुंभलगढ़ ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ के पश्चात आप देखें तो कुंभलगढ़ के पश्चात आपके कहाँ? चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। हालांकि उस समय आपके पहाड़ियों में विघटन का, आपके पहाड़ियों का आपके भ्रमण का दौर था। आपके महाराणा प्रताप का पहाड़ियों में अपना दुर्गम जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस वजह से आपके यहाँ से कुंभलगढ़ से उन्होंने आपके बाद में किसको बनाया है? चावंड को राजधानी। किसको बना लिया है? चावंड। और चावंड के बाद आप देखते हैं कि मेवाड़ मुगल संधि 1615 में होती है। तो इसके पश्चात राजधानी कहाँ आ जाती है? उदयपुर राजधानी आ जाती है। कहाँ? उदयपुर राजधानी आ जाती है। राजधानी का क्रम, ठीक है। कभी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई मेवाड़ के गोहिल वंश की राजधानियों का क्रमिक आपके स्वरूप कैसा रहा है? तो क्रमिक रूप से आपके कहाँ? नागदा, आहड़, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर, ये आपके इनकी राजधानियों का केंद्र रहे। एक तरह से आपके राजधानियों का क्रम आपके रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके देखिए अगली बात हम इसमें करें कि भाई इनके कुल देवता के रूप में कौन है। तो कुल देवता अगर देखे जाएं, मेवाड़ के गोहिल वंश के कुल देवता की अगर चर्चा की जाए कि भाई कुल देवता कौन है, तो कुल देवता हैं भगवान एकलिंग जी। भगवान एकलिंग जी। कहां पर हैं ये? कैलाशपुरी उदयपुर में। आगे चर्चा आएगी आपके भगवान एकलिंग जी की, आपके बड़े स्तर पर आपकी चर्चा आएगी, क्योंकि बप्पा रावल के द्वारा भगवान एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। किनके द्वारा? बप्पा रावल के द्वारा भगवान एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। इसलिए कुल देवता आपके इनके कौन हैं? एकलिंग जी हैं। पाशुपत संप्रदाय की प्रमुख पीठ के रूप में भी आपके यहाँ पर एकलिंग जी में विराजमान है। दूसरी बात देखिएगा, अगर हम बात करें कि कुल देवी कौन है इनकी, तो कुल देवी है इनकी बाण माता। कुल देवी आपके कौन है? बाण माता। बाण माता का मंदिर चित्तौड़ में है। लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि जैसे जैसे गोहिल वंश के राजाओं ने अपनी राजधानियां परिवर्तित की, जैसे जैसे गोहिल वंश के राजाओं ने अपनी राजधानियां परिवर्तित की, वैसे वैसे बाण माता के मंदिर का अन्य स्थानों पर भी निर्माण होता रहा है। बाण माता के मंदिर का अन्य स्थानों पर भी निर्माण होता रहा है।
ये आपके महत्वपूर्ण बात है आपकी किसमें, बाण माता के संदर्भ में। लेकिन इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए कि बाण माता का मंदिर कहां पर है, तो बाण माता का मंदिर आपको चित्तौड़ ही आंसर देना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक चीज हम आपके यहां बात करें कि भाई मेवाड़ के गोहिल वंश का राज चिन्ह क्या रहा है। मेवाड़ के गोहिल वंश का राज चिन्ह क्या रहा है। मैं राज चिन्ह का फोटो लेना भूल गया यहाँ पर, वरना आपके दिखाना चाहिए था आपको कि राज चिन्ह कैसा है। कल की क्लास में राज चिन्ह को लगा के रखेंगे हम आपके इनके। तो देखिए, अगर राज चिन्ह की बात की जाए तो राज चिन्ह में आपके क्या है, एक राजपूत व्यक्ति है और एक भील सरदार है। राजपूत व्यक्ति और भील सरदार आपके यहां दिखाए गए हैं। भील सरदार को आपके यहां दिखाया गया है, जो आपकी इनकी ध्वजा है। और इसी ध्वजा पर आपके क्या अंकित है, एक आपकी लाइन अंकित है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तेहि राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को तेहि राखे करतार। तो यहां पर आपके कौन सा आपके एक वाक्यांश कौन सा लिखा हुआ है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तेहि राखे करतार। तेहि राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को तेहि राखे करतार। ये आपके किनके, इनका जो राज चिन्ह है उस पर अंकित आपके स्लोगन है। किनका स्लोगन है ये, मेवाड़ के गोहिलों का आपके स्लोगन है। मेवाड़ के गोहिलों का स्लोगन है, ठीक है। अब आपके हम राजवंश की चर्चा आपसे करें एक के बाद एक के कौन कौन से शासक आपके यहाँ राजवंश के अंतर्गत रहे, ठीक है ना। कौन कौन से शासक राजवंश के अंतर्गत रहे उनकी चर्चा हम आपसे करें। तो यहां पर आपके देखिए, प्रमुख शासक, हम तो लगभग आपके सभी को ही लेकर के चलेंगे, प्रारंभिक वंशावली को छोड़ेंगे बस। जिस तरह से हमने वंशावली को बताया था उसी प्रकार से एक एक शासक को यहाँ पर करेंगे। तो अब एक बात सुनिएगा आप, पहले यहाँ पर हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ संस्थापक के रूप में गोहादित्य की चर्चा करने वाले हैं। संस्थापक के रूप में किनकी चर्चा करने वाले हैं, गोहादित्य की चर्चा करने वाले हैं। अब सुनिए, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, इसमें कोई आपके ज़्यादा बड़ा आपके कोई वो नहीं है। देखिए, गोहादित्य जिसको हमने आपके क्या नाम दिया था, गोह नाम दिया, गोहदत्त नाम दिया, गोहिलादित्य नाम दिया। क्या नाम दिया है, गोहिलादित्य नाम दिया। अगर मेवाड़ के गोहिलों का आरंभ अगर देखा जाए तो वो आपके किससे, गोहादित्य से आरंभ होता है। इन गोहादित्य के पिता का नाम था शिलादित्य। पिता का नाम क्या था, शिलादित्य। गोहादित्य के पिता का नाम आपके क्या बताया जाता है, शिलादित्य बताया जाता है। अर्थात आपके आनंदपुर बड़नगर के राजा शिलादित्य के पुत्र थे कौन, गोहादित्य। ये कहां के, आनंदपुर, बड़नगर के नाम से जानते हैं कि राजा कौन थे, शिलादित्य। उनका पुत्र आपके कौन हुआ है, गोहादित्य हुआ। अब देखिए, कर्नल टॉड के द्वारा राजस्थान का इतिहास लिखा गया, गोपीनाथ शर्मा के द्वारा आपके राजस्थान का इतिहास लिखा गया, साथ में आपके डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा आपके मेवाड़ का इतिहास लिखा गया। तो कर्नल टॉड ने क्या किया कि जो उस समय विशेष में प्रचलित जो जैन ग्रंथ थे, उन जैन ग्रंथों से आपकी जानकारी एकत्रित की, और जैन ग्रंथों में जो गोहादित्य के संदर्भ में कथाओं का प्रचलन था, उन कथाओं के आधार पर आपके किनकी, गोहादित्य की कथा को गढ़ दिया। किनके द्वारा, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, ठीक है। जिसके अनुसार आपके शिलादित्य और माता आपके कौन है इनकी, पुष्पावती। माता कौन है, पुष्पावती। कि शिलादित्य और माता पुष्पावती का पुत्र आपके कौन था, गोहादित्य या गोह था,
ठीक है। कर्नल टॉड आपके उल्लेख करते हैं, मैंने बता दिया कि मैं प्रत्येक का नाम बता करके चलूंगा आपको, कि कर्नल टॉड आपके उल्लेख करते हैं कि शिलादित्य की रानी थी पुष्पावती। शिलादित्य की रानी कौन थी? पुष्पावती। जब तीर्थाटन पर गई हुई थी, तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी, उस समय आपके क्या हुआ, उन्होंने गोह नाम के बालक को जन्म दिया। ठीक है ना। जब ये पुष्पावती तीर्थ यात्रा पर गई थी तब इनके द्वारा गोह नाम के बालक को जन्म दिया गया। ठीक है। अब उसी समय क्या हुआ कि जो शिलादित्य हैं, उस समय जो शिलादित्य हैं, ये शिलादित्य का भीलों के साथ हो जाता है संघर्ष। ठीक है ना। भीलों के साथ आपके क्या हो जाता है, शिलादित्य का संघर्ष, और उस संघर्ष में आपके शिलादित्य मारे जाते हैं। उस संघर्ष में आपके शिलादित्य मारे जाते हैं। जब शिलादित्य की मृत्यु हुई तो पुष्पावती सती होने के लिए उद्धत हुई। किसके लिए उद्धत हुई हैं? सती होने के लिए। आप सभी आपके जवाब देंगे मेरे को आपके कमेंट में कि भाई कि सती में और जौहर में क्या अंतर है। ठीक है ना। बिल्कुल कीवर्ड आपको बताने हैं। ठीक है ना। किसी भी प्रकार की फालतू बात आपके कमेंट में नहीं लिखनी है, केवल कीवर्ड आपके लिख करके बताएंगे। ठीक है ना। मैंने बताया माता पुष्पावती का आपके पुत्र कौन हुआ है? गुहादित्य आपके यहाँ पर हुआ है। ठीक है ना। अब मैंने बताया कि भीलों से संघर्ष में आपके जब शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है तब पुष्पावती किसके लिए? सती होने के लिए उद्धत होती है। सती होने के लिए उद्धत हुई, लेकिन गोद में आपके बालक गोह था। छोटा सा बालक आपके कौन था? गोह था। ठीक है ना। अब गोह आपके छोटा सा बालक था यहाँ पर, तो पुष्पावती ने क्या किया, गोह को आपके इन्होंने देखो तीर्थ यात्रा पर जाते समय गोह का जन्म हुआ, और आपके देखिए शिलादित्य की क्या हुई, भीलों के साथ संघर्ष में मृत्यु। भीलों के साथ संघर्ष में मृत्यु। भीलों के साथ संघर्ष में आपकी मृत्यु किनकी हुई है? गोह की आपके यहां मृत्यु होती है। ठीक है। तो पुष्पावती ने क्या किया, अपने पुत्र को, इन्होंने आपके अपने पुत्र को किन के लिए? विजयादित्य और कमलावती। ठीक है ना। कौन है? विजयादित्य और कमलावती। ये थे नागर ब्राह्मण। ये कैसे थे? ये नागर ब्राह्मण। देखिए अपने पुत्र को विजयादित्य व कमलावती कैसे हैं? ये नागर ब्राह्मण है। को पोषण हेतु सौंपा। पोषण हेतु सौंपा। और स्वयं सती हो गई। स्वयं क्या हो गई? सती हो गई। मैंने आपको बताया कि पुष्पावती के द्वारा क्या हुआ कि जब पति की मृत्यु का आपके समाचार पुष्पावती को मिला तो उन्होंने आपके क्या किया कि पति की मृत्यु का समाचार जब आपके इनको मिला तो उन्होंने आपके कहा कि भाई विजयादित्य और कमलावती नाम के जो ब्राह्मण थे इनको आपके गुहादित्य को इनकी झोली में डाल दिया। जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो बच्चा है, ठीक है, तो वो घबरा गए कि भाई इसका पालन पोषण कैसे करेंगे, क्योंकि वो खुद आपके पालन पोषण के लिए इधर उधर से मांग करके ही खा रहे थे। ठीक है। तो आपके क्या हुआ कि पुष्पावती के द्वारा उस समय आपके उनसे कहा गया कि भाई ऐसा है कि जो सूर्यवंशी शिलादित्य है, जिसके पुत्र आपके कौन हैं? गुहादित्य हैं, इसके वंशज आपके 10 पीढ़ियों तक ब्राह्मण के नाम से, नागर ब्राह्मणों के नाम से जाने जाएंगे। आप इसका पालन करें। किसका पालन करें? गुहादित्य का पालन करें। और इसी कारण गोपीनाथ शर्मा जैसे इतिहासकारों के द्वारा इनकी ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत को पुष्ट कर दिया गया है। किसको पुष्ट कर दिया गया है?
ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत कैसे जाने गए हैं उसकी चर्चा मैंने आपसे की थी कि भाई कि विजयादित्य और कमलावती के वंशजों ने इनका लालन पालन किया था, इसलिए आपके इनकी 10 पीढ़ियों के जो लोग हैं, यानी कि शिलादित्य की 10 पीढ़ियों के लोग, 10 पीढ़ियां नागर ब्राह्मण कहलाई। और नागर ब्राह्मण क्यों कहलाई हैं? क्योंकि इनका पोषण कर रहे हैं भाई वो, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं? पोषण कर रहे हैं। अब कर्नल टॉड आपके क्या कहते हैं? कर्नल टॉड ने आपके उल्लेख किया कि भाई कि जब गोह बड़ा हुआ, गोह अपनी युवावस्था में पहुंचे, तो गोह ने आपके क्या किया? ईडर के भील राजा पर आपके आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी और ईडर के राज्य पर अधिकार कर लिया। ईडर का राज्य आपके देखे राजस्थान और गुजरात का जो मिलता हुआ क्षेत्र है, यहाँ आपके हुआ करता था। तो कर्नल टॉड के अनुसार गुहादित्य ने ईडर के भील राजा का वध करके उसकी हत्या करके आपके किस पर अधिकार कर लिया? ईडर के राज्य पर अधिकार कर लिया, ठीक है ना। लेकिन कुछ जनश्रुतियां, जनश्रुति से तात्पर्य है जनता के द्वारा सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखित रचनाएं, जनता से आपकी जनता में जो भी आपके प्रचलन में है उनको ही आपके क्या कर दिया जाए, उनको ही आपके क्या कर दिया जाए कि भाई कि लिख दिया जाए, तो वो जनश्रुतियां बन जाती हैं। तो उन जनश्रुतियों के आधार पर जो भी रचनाएं रची गई हैं उनको हम आपके उन जनश्रुतियों में क्या मिलता है कि भाई गोहिलों की प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र नागदा का क्षेत्र था और यहीं पर गुहादित्य ने, कहा नागदा के क्षेत्र में गुहादित्य ने किसकी स्थापना की थी? गोहिल वंश की स्थापना की थी, जिसका गौरी शंकर ओझा ने समयकाल बताया है लगभग 566 ईस्वी। क्या बताया है? लगभग 566 ईस्वी। तो देखिएगा कर्नल टॉड के अनुसार युवावस्था में गोह ने ईडर के भील राजा को पराजित कर, ईडर के भील राजा को पराजित कर उसके राज्य पर अधिकार किया, राज्य पर अधिकार कर लिया। किसने अधिकार किया है? ये अधिकार किया आपके गोह के द्वारा। लेकिन जनश्रुतियां क्या बोलती हैं? जनश्रुति से तात्पर्य मैंने बता दिया कि जनता से सुनी सुनाई बातों के आधार पर, जनश्रुति के आधार पर गोहिलों की आरंभिक गतिविधियों का केंद्र नागदा था। गोहिलों की आरंभिक गतिविधियों का केंद्र आपके कौन सा क्षेत्र था? नागदा। इसमें थोड़ा सा लिखना भी ज़्यादा पड़ेगा मुझको, क्योंकि इसमें स्टोरी ज़्यादा है, तथ्य कम है। स्टोरी ज़्यादा है, तथ्य कम है, ठीक है ना। अब जनश्रुति कह रही है कि आपके कहाँ पर इनका आरंभिक क्षेत्र रहा है? नागदा में। और मैंने बताया कि गौरी शंकर ओझा क्या बोलते हैं कि इसी क्षेत्र में 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना, गोहिल वंश की स्थापना। इसी कारण आपको याद हो तो मैंने बताया इनकी आरंभिक राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। आरंभिक राजधानी किनकी नागदा थी? इन गोहिलों की आरंभिक राजधानी नागदा थी, ठीक है ना। ये बात आपके किसके अनुसार है? जनश्रुतियों के अनुसार है। ये गौरीशंकर ओझा ने आपकी तिथि दे दी। कर्नल टॉड कहते हैं कि पहले इसने ईडर के राज्य पर अधिकार किया था। अब इसका पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? क्योंकि इतिहास मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इतिहास किसकी तरह? साइंस की तरह व्यवहार करता है।
इतिहास किसकी तरह व्यवहार करता है? साइंस की तरह व्यवहार करता है। तो साइंस की तरह जब व्यवहार करता है तो आपको पुरातात्विक साक्ष्यों से पुष्टि करनी पड़ेगी। ठीक है, अब पुरातात्विक साक्ष्य अगर मैं इसके बताऊं आप लोगों को, तो देखिए पुरातात्विक आधार, पुरातात्विक आधार देखिएगा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा हैं, उन्होंने 1869 ईस्वी में 1859 ईस्वी में, वो सॉरी 1869 ईस्वी में, 69 आपके 69 ईस्वी में आगरा के पास से लगभग 2000 से अधिक चांदी की मुद्राएं प्राप्त की हैं। ठीक है, साथ में 9 आपके तांबे की मुद्राएं भी प्राप्त की हैं। देखिए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा ने आगरा के पास से अप्रोक्सीमेट लगभग 2000 चांदी की मुद्रा प्लस 9 तांबे की मुद्रा प्राप्त की। कि भाई मुद्रा प्राप्त करने से क्या हो रहा है? मुद्राएं तो घनी मिलती हैं, कभी कभी तो अपने मकान की नींव खोदते हैं तभी निकल आता है मटका। ठीक है ना, हालांकि याद रखना कि ज़मीन में दबे हुए धन पर सरकार का अधिकार होता है, आपका नहीं है। ठीक है, इसलिए आपके यहाँ पर जब 2000 आपकी चांदी की मुद्राएं और 9 आपके तांबे की मुद्राएं मिली, इन पर आपके क्या था? इन पर अंकन था श्री गोहिल, श्री गोहिल का अंकन। इन मुद्राओं पर आपके किसका अंकन था? श्री गोहिल शब्द का अंकन था। और इसी से हमने आपके ये प्रमाणित किया, इसी आधार पर कि भाई मेवाड़ में जिस व्यक्ति का आपके राज्य है, मेवाड़ में जो अपने राज्य की शुरुआत कर रहा है, वो व्यक्ति आपके कहां पर? आगरा के समीप से उसकी इतनी बड़ी संख्या में मुद्राएं मिल रही हैं। इसका मतलब गुहादित्य एक विस्तृत और स्वतंत्र राज्य का स्वामी था। गुहादित्य एक विस्तृत और स्वतंत्र राज्य का स्वामी था। ठीक है, ये बात आपके, तो ये बात आपके किसके बारे में है? गुहादित्य के बारे में है। अब लेकिन गुहादित्य की वंशावली की बात करें, ठीक है, तो आपको ये चीज जाननी होगी कि गुहादित्य के उत्तराधिकारियों के बारे में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। गुहादित्य के उत्तराधिकारियों के बारे में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। कर्नल टॉड के अनुसार हम बात करें तो गुहादित्य की 8वीं पीढ़ी में, यानी गुहादित्य के पश्चात आपके 7 राजा और हुए। ठीक है ना, लेकिन कौन कौन हुए, उनके आपके क्या क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, इनकी प्रामाणिक जानकारी हमारे पास नहीं है। ये नहीं कह सकते कि जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि उनकी प्रामाणिक जानकारी नहीं है। इतिहास में केवल हम उन्हीं साक्ष्यों को शामिल करते हैं जिनकी प्रामाणिकता प्रतिपुष्ट हो चुकी हो, प्रामाणिकता को पुष्टि मिल चुकी हो, उनको हम आपके किसके रूप में शामिल करते हैं? यहां आपके साक्ष्य के रूप में शामिल करते हैं। ठीक है, तो हम आपके यहां पर किन की बात करें कि देखिएगा, हम बात करें कि गुहादित्य की 8वीं पीढ़ी में कर्नल टॉड बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? कर्नल टॉड। याद रखना, यहां पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा अपनी ओर से, जो कुछ बोलेंगे व्यक्ति बोलेंगे, कभी मोहड़ोत नैणसी बोलेंगे तो कभी कर्नल टॉड बोलेंगे, और ज़्यादा नहीं बोला कोई तो आपके जनश्रुति बोलेंगी। ठीक है ना, जनश्रुति में सब आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रामाणिकता का थोड़ा सा अभाव है, प्रामाणिकता पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर हम देखें, गोपीनाथ शर्मा के द्वारा बप्पा रावल का शासनकाल निर्धारित करने के लिए लगभग 8 पेज लिख दिए, लेकिन फिर भी वो आपके उनकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर पाए। ठीक है ना, उन्होंने ऐसे आधा पर्दा ही आपके छोड़ दिया। ठीक है, आगरा में मिली क्योंकि उधर आपके हो सकता है उन्होंने कोई टकसाल वगैरह स्थापित की हो, कोई और आपके रीजन हो सकता है, कोई पोटली बांध करके ले गया हो, क्या कहें आपके उसके बारे में, हम आपके कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अब आपके देखिएगा, यहां हम कह रहे हैं कि कर्नल टॉड आपके क्या बोलते हैं कि गोहिल की 8वीं पीढ़ी में,
8वीं पीढ़ी, ठीक है ना। 8वीं पीढ़ी में आपके किन का नाम ले रहे हैं? नागादित्य का। किसका नाम ले रहे हैं? नागादित्य का। नागादित्य शासक हुए। नागादित्य क्या हुए हैं? शासक हुए, ठीक है ना। कौन सी पीढ़ी में? 8वीं पीढ़ी में। लेकिन आप याद रखना, मैंने बताया कि इन शासकों की प्रमाणिक जानकारी हमें नहीं है, अड़ना नहीं है किसी भी चीज पर, क्योंकि प्रमाणिकता ही नहीं है, ठीक है। नागादित्य नाम का राजा हुआ। अब ये नागादित्य हैं, ये आपके क्या हुआ? भीलों के साथ संघर्ष में, भीलों के साथ संघर्ष में मृत्यु। भीलों के साथ संघर्ष में किनकी आपकी मृत्यु हो गई? इन नागादित्य की हो गई। और इन नागादित्य का पुत्र आपके कौन हुआ? बप्पा राबल। नागादित्य का आपके पुत्र कौन हुआ है? बप्पा राबल। मेवाड़ का प्रतापी राजा हुआ है। मेवाड़ का आपके प्रतापी राजा हुआ। इन्हीं नागादित्य का पुत्र कौन हुआ है? बप्पा राबल, जिसको हम आपके कालभोज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? कालभोज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जान रहे हैं बप्पा रावल को? कालभोज के नाम से। अप्रोक्सीमेट में अगर इनका समय काल दिया जाए तो 734 से लेकर के 753 ईस्वी इनका समय काल आपके निर्धारित होता है। कब से? 734 से लेकर के 753 ईस्वी। 734 से लेकर के 753 ईस्वी हम किनका कालक्रम निर्धारित करते हैं? बप्पा रावल का आपके कालक्रम निर्धारित करते हैं। बिल्कुल आपके रावलपिंडी का जो नाम है वो आपके इन्हीं के नाम पर आपके पड़ा हुआ बताते हैं। अब आपके पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं एक एक चीज़ को यहाँ पर बताऊँगा कि बप्पा रावल जो 734 से 753 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे हैं, इनको आपके कभी कभी बप्प, बाप या बप्पक, बप्प, बाप या बप्पक जैसे नामों से जाना जाता है। गौरीशंकर ओझा बोलते हैं कि भाई बप्पा का जो वास्तविक नाम था वो कालभोज था। हालांकि आपके कालभोज को गोपीनाथ शर्मा एक अलग राजा के रूप में भी बताते हैं। कालभोज को गोपीनाथ शर्मा एक अलग राजा के रूप में भी स्थापित करते हैं। लेकिन कौन? गौरीशंकर ओझा, जिन्होंने मेवाड़ का इतिहास ही लिखा है आपके 2 वॉल्यूमों में, वो आपके बताते हैं कि भाई कि क्या है कि बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? कालभोज था, ठीक है। अब बप्पा रावल के संदर्भ में भी हमें प्रमाणिक जानकारी का अभाव है। प्रमाणिक जानकारी अधिक आपके बप्पा रावल के बारे में हमें प्राप्त नहीं है, ठीक है। इसीलिए इनका तिथिक्रम निर्धारित करने में भी कठिनाइयां हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि अप्रोक्सीमेट कालक्रम है, लेकिन कर्नल टॉड हैं जिन्होंने तो पूरी कथाएं लिख डाली हैं आपके इतिहास में हमारे में, ठीक है। उनके बारे में आपके क्या बताया कर्नल टॉड कि जनश्रुतियों के आधार पर, वही बात आ गई जनश्रुति, जनश्रुतियों के आधार पर कर्नल टॉड ने आपके यहाँ पर बताया कि भाई गोहिल वंश का जो राजा हुआ ना नागादित्य, नागादित्य की जो विधवा पत्नी थी, ये बप्पा रावल उस समय लगभग 3 साल के ही थे, ठीक है ना, 3 साल के थे। तो इन 3 वर्षीय जो बप्पा थे उनको नागर ब्राह्मण कमलावती, विजयादित्य और कमलावती का नाम हमने अभी आपके कहाँ पर गुहादित्य में नाम लिया, नागर ब्राह्मण कमलावती के आपके वंशजों के पास लेकर के गई भीलों के आतंक के कारण उनकी सुरक्षा के लिए। भीलों ने आतंक मचा रखा था, पिताजी की हत्या अभी हाल ही में की थी, तो उन्होंने कहा भाई बप्पा के जीवन पर कोई आपके संकट ना आ जाए, इसलिए आपके क्या करो, बप्पा को आपके यहाँ से उन्हीं आपके ब्राह्मणों के पास भेज दो जिन्होंने आपकी क्या किया है, गुहादित्य के जीवन की रक्षा की थी, ठीक है। तो ले गए आपके। अब वो ब्राह्मण हैं, नागर ब्राह्मण हैं, वो बप्पा के प्राणों पर संकट मान करके एक दुर्ग आता है, भांडेर का दुर्ग, भांडेर के दुर्ग में आपके उन्हें ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन भांडेर को आपके क्या बताते हैं, असुरक्षित मानते हैं। भांडेर को क्या मानते हैं, असुरक्षित। और भांडेर को असुरक्षित देख करके बप्पा को आपके कहाँ ले आते हैं, यहाँ से नागदा के ही समीपवर्ती जंगलों में ले आते हैं।
नागदा के समीपवर्ती जो जंगल हैं वहां पर आपके कौन सा स्थान बताते हैं? एक पारासर नामक स्थान बताते हैं कि उस पारासर नामक स्थान पर इनको ले आए। किनको? बप्पा को। कौन ले आए? वही नागर ब्राह्मण अर्थात कमलावती के वंशज, अर्थात कमलावती के वंशज। ठीक है, अब नागर ब्राह्मण आ गए आपके। ठीक है, अब पारासर नामक स्थान पर लाए तो आपके क्या हुआ? बप्पा रावल ये उन ब्राह्मणों की गायों को चराने लग गए, वहाँ चरवाहे के रूप में आपके काम करने लग गए। और ऐसे ही चरवाहे के रूप में बप्पा रावल किनके संपर्क में आए? हरित ऋषि के संपर्क में आ गए। किनके संपर्क में आ गए? हरित ऋषि के संपर्क में आपके बप्पा रावल आ गए। अब इस समय भी कई घटनाएं आपकी मिलती हैं या कई कहानियां आपके यहाँ पर मिलती हैं। कुछ तो कहते हैं भाई हरित ऋषि की गायें चराते थे, कुछ कहते हैं कि नहीं हरित ऋषि की नहीं, आपके किनकी गायें चराया करते थे? उन नागर ब्राह्मणों की आपके गायें चराया करते थे। जैसे मोहनोत नैणसी और कर्नल टॉड दोनों ही आपके एक बात कहते हैं कि बप्पा ने हरित ऋषि के, क्योंकि यहाँ पर भी एक बात देखिएगा कि जब गाय चराने ले जाया करते थे बप्पा रावल, तो उस समय जो दूध देने वाली गाय थी, एक गाय जो आपकी बढ़िया गाय थी, दूध देती थी, वो आपके बार उसको जब शाम को घर लेकर के आए तो उसके दूध नहीं होता था। तो बड़ी चिंता होने लगी कि भाई दूध कहाँ रह जाता है इसका। गाय को सुबह बढ़िया लेके जाते हैं और बढ़िया शाम को लेके आते हैं, बीच में दूध गायब गाय से। ठीक है ना। तो बप्पा रावल ने एक दिन उस गाय का पीछा किया, तो वो एक गुफा में गई और गुफा में हरित ऋषि आपके तपस्या कर रहे थे। उन हरित ऋषि के यहाँ पर अपना दूध दे करके चली आती है। कौन? वो गाय। ठीक है ना। तो देखिएगा, जब हरित ऋषि आपके ऐसी बात आपके वहां पर हुई तो आपके बप्पा रावल आपके हरित ऋषि की सेवा करने लग गए। और मोहनोत नैणसी और कर्नल टॉड आपके इस बात पर एक मत हैं कि इन्हीं बप्पा रावल के द्वारा हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ में गुहिल वंश की नींव डाल दी। चित्तौड़ में गुहिल वंश की नींव डाल दी। किन्होंने नींव डाली है? बप्पा रावल के द्वारा आपकी नींव डाल दी गई। ठीक है, बप्पा ने आपके किसको? राजधानी आपके नागदा को बना लिया। नागदा राजधानी है, प्रारंभिक राजधानी हमने बताया आपके नागदा है। ठीक है, यही घटना आपके राज प्रशस्ति महाकाव्य जो हम आगे चल करके महाराणा राज सिंह में आपके वर्णन करेंगे, वहां पर भी इस घटना का उल्लेख मिलता है। अब बप्पा ने क्या किया कि हरित ऋषि ने आपके ऐसा आशीर्वाद दिया था, इस कारण हरित ऋषि के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए कैलाशपुरी उदयपुर में उन्होंने एकलिंग मंदिर का निर्माण करवा दिया। तो मेवाड़ के वास्तविक स्वामी कौन बन गए? भगवान एकलिंग जी बन गए। और मेवाड़ के जो शासक हैं वो दीवान के रूप में आपके यहाँ शासन करने लगे। किसके रूप में शासन करने लगे? दीवान के रूप में आपके शासन करने लगे। ठीक है ना। अब आपके क्या हुआ कि भाई बप्पा रावल के बारे में कुछ पुरातात्विक जानकारी, ये कहानी किस्सों की जानकारी हमारे काम की नहीं है। ठीक है, पुरातात्विक जानकारी के बारे में हम देखें तो देखिए बप्पा रावल का एक सोने का सिक्का हमें मिला है, गोल्ड कॉइन हमें मिला है, जो लगभग 115 ग्रेन वजन का है। 115 ग्रेन आपके यहाँ पर क्या है? वजन मापने की इकाई है। ग्रेन क्या है? वजन मापने की इकाई के रूप में है, वो हमें आपके मिला है। साथ में बप्पा रावल को किन नाम से? चकवे, हिंदुआ सूरज, राजगुरु जैसी पदवियों से सम्मानित किया गया है। और बप्पा रावल ने जो हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की, इनके बाद तो मेवाड़ के सब राणा आपके हिंदुआ सूरज होने लग गए। सब राजा हिंदुआ सूरज है। पूछे कि हिंदुआ सूरज किसकी उपाधि? कि बप्पा रावल की। और कि भाई सब की है, बप्पा रावल के बाद सब की है। कविराज श्यामल दास ने तो आपके बप्पा की प्रशंसा की है, बढ़ा चढ़ा करके आपके प्रशंसा की है। ठीक है, अब हम आपके प्रमाणिक जानकारी नहीं है तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। बप्पा रावल प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रतापी और तेजस्वी राजा अगर देखा जाए तो वो कौन है? बप्पा रावल है। कौन है? बप्पा रावल। इन्हीं बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई है। कहां पर हुई है? नागदा में। और जहां आपके इनकी मृत्यु हुई है वहीं पर आपके इनकी समाधि स्थित है, जिसे बप्पा रावल का मंदिर बोलते हैं। इनकी समाधि को क्या बोलते हैं? बप्पा रावल का मंदिर। ठीक है ना। किनकी समाधि को बोलते हैं? बप्पा रावल की समाधि को। ठीक है ना। आपके देखा जाए तो बप्पा रावल की आपके जो कंपैरिजन है वो चार्ल्स मार्टेल से किया गया है।
किससे किया गया है? चार्ल्स मार्टेल नाम का एक फ्रेंच सेनापति हुआ है, ठीक है, उससे आपकी इनकी तुलना कर दी गई है, ठीक है ना। किसके बारे में? बप्पा रावल के बारे में। अब बप्पा रावल के बाद भी वंशावली उलझ जाती है। फिर हम आपके नाम किसका लेते हैं? अल्लट का। किसका नाम लेते हैं? अल्लट, जिसे हम आलुबराव के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, आलुबराव के नाम से जानते हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये आपके टॉपिक हम बप्पा रावल का आपके नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, लेकिन एक चीज़ आपके यहाँ पर रखिएगा कि बिल्कुल क्षत्रिय स्मारक आपके इनका कौन सा है? यहाँ पर आपके जो नागदा में है बप्पा रावल का मंदिर जिसे हम कह रहे हैं। एक चीज़ आप लोगों को इन चीज़ों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि भाई सेना कितनी थी, ठीक है, धोती कितने हाथ की पहनता था, ठीक है ना, लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी। इन चीज़ों से हमको इतिहास में कतई कोई मतलब नहीं है, ना हमारे आपके कभी काम आने वाले। आप विशुद्ध तथ्यात्मक चीज़ों को आपके यहाँ से ग्रहण कीजिए और उनके आधार पर हम आपके क्या करेंगे? आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कल आपकी जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम आपके बप्पा रावल के बारे में बताते हुए मेवाड़ के आगामी शासकों के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।